हेलो स्टूडेंट्स, पीस वाइच ऑनलाइन एजुकेशन मंच पॉलिटिकल साइंस की रेगुलर क्लासेस आपके लिए उपलब्ध हैं। देखिए, आज की क्लास में आपकी समकालीन विश्व राजनीति पॉलिटिकल साइंस की जो बुक है उसका चैप्टर 3 समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व, उसका हम पार्ट देख रहे हैं। 2 क्लासेस हैं ऑलरेडी इसकी हो चुकी हैं। अगर कंटिन्यूटी के साथ में आपको अच्छे से पढ़ना है और समझना है तो आप उन 2 क्लासों को जरूर देखें, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे वर्चस्व का अर्थ क्या है, क्या होता है वर्चस्व। इसमें आपके जो चैप्टर में बताया गया अमेरिकी वर्चस्व के बारे में, तो एक्चुअल में वर्चस्व होता क्या है, वर्चस्व का आशय यहां किससे लिया गया है, ये आज हम देखेंगे और पढ़ेंगे। चैप्टर के जो भाग अब तक हमने पढ़ लिए वो इसमें आपको ये बताया गया था कि अमेरिका किस प्रकार से एक महाशक्ति के रूप में उभरा था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में सोवियत संघ और अमेरिका, ये 2 महाशक्तियां एक दूसरे के टकराव की स्थिति में भी आई थी और उसमें से सोवियत संघ का हो गया था विघटन। उसके बाद विश्व में एकमात्र महाशक्ति बना था यूएसए और उसी का वर्चस्व समूचे विश्व पर बताया गया आपको कि किस प्रकार से उसका प्रसार हुआ, उसके वर्चस्व का, ये हम समझेंगे। अब इसका क्या होता है वर्चस्व। देखिए, राजनीति एक ऐसी कहानी है जो शक्ति के इर्द गिर्द घूमती है कि आम आदमी की तरह हर समूह भी ताकत पाना और कायम रखना चाहता है। आप ये जरूर समझें कि कोई भी व्यक्ति हो, पर्टिकुलर एक व्यक्ति ले लीजिए आप, या फिर आप ये सोच लीजिए राष्ट्र हो, समूह हो, समाज हो, राज्य हो, ये सभी शक्तिशाली ही बनना चाहते हैं। ना तो कोई व्यक्ति ये चाहता है कि मैं कमजोर बनूं, ना कोई राष्ट्र ये चाहता है कि मैं कमजोर बनूं। वह हो या राष्ट्र हो, व्यक्ति हो, दोनों ही पता क्या चाहते हैं कि हम शक्तिशाली के रूप में उभरे, शक्तिशाली बने। शक्ति के साथ में अपने राष्ट्र की भूमिका तो यही कहती है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व में हमारी एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में पहचान हो। कोई भी राष्ट्र ये नहीं चाहेगा कि हम कमजोर हों या फिर किसी अन्य शक्ति के प्रभाव में आए। आपने हम रोजाना बात करते हैं कि फला आदमी ताकतवर होता जा रहा है या ताकतवर बनने पर तुला हुआ है या ताकतवर बनने पर तुला हुआ है, बनने की होड़ में। विश्व राजनीति में भी विभिन्न देश या देशों के समूह ताकत पाने और कायम रखने की लगातार कोशिश करते हैं। ये देशों की बात है। जिस प्रकार से एक व्यक्ति एक ताकतवर बनने की ओर में मचा रहता है या फिर ये कहता है कि मैं ताकतवर बनना चाहता हूं, ताकतवर बनना, चाहे वो फाइनेंशियल कंडीशन हो, चाहे आप लगा लें इस चीज को कि बॉडी स्ट्रेंथ की बात हो रही हो, हर कोई ताकतवर बनना चाहता है। उसी प्रकार से एक राष्ट्र और एक देश भी, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितने भी देश हैं, वो एक ताकतवर बनने की होड़ में लगे रहते हैं, ताकतवर बनना चाहते हैं। यह ताकत सैन्य प्रभुत्व, आर्थिक स्थिति, राजनीतिक रुतबे और सांस्कृतिक बढ़त के रूप में होती है। अब इस लाइन का आप बेहद, आपके चैप्टर में शुरुआती में फर्स्ट क्लास में हमने एक उदाहरण बताए थे जो चैप्टर की शुरुआत में है। आयशा, जाबू और आंद्रे, 3 उदाहरण आए थे इसमें आपके में, अमेरिका के वर्चस्व को दर्शाने वाले। उस जगह शायद आपको ये समझ में नहीं आए होंगे। उस क्लास में जब हमने आपको बताया था, हमने हमारी कोशिश पूरी की थी कि अमेरिकी वर्चस्व के बारे में आपको पूर्णतः बताया जा सके, लेकिन आपकी एनसीईआरटी की बुक की जो लैंग्वेज है उसमें इस प्रकार से दिया हुआ है कि शायद वो चाहकर भी समझ में नहीं आते। उस बुक से आपको वो उदाहरण नहीं समझ में बैठे होंगे जिस तरीके से हमने उसको क्लास में बताया था। मैंने आपको उस क्लास में भी कहा था कि इन उदाहरणों को हम जैसे जैसे चैप्टर कवर अप करेंगे उस प्रकार से अच्छे से सटीक समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से ये इन उदाहरणों को इस चैप्टर में बताया गया है। वहां पर 3 उदाहरण दिए गए थे। अमेरिका की संस्कृति का वर्चस्व दिखा रहे थे, एक उसकी सैन्य शक्ति का वर्चस्व दिखा रहे थे, एक उसके व्यवसाय की आप बोलें आर्थिक स्थिति का वर्चस्व दर्शा रहे थे। जैसे कि मैं आपको बताऊं, इसमें दिया हुआ है कि यह जो ताकत होती है, जो ताकत का वर्चस्व है, वह आर्थिक शक्ति, आपके राजनीतिक रुतबे और सांस्कृतिक बढ़त के रूप को दिखाती है या दर्शाती है। तो उसी प्रकार से आपके चैप्टर में आयशा, जाबू और आंद्रे के जो 3 उदाहरण दिए गए थे। आयशा उसमें एक क्या बननी चाहती थी, एक डॉक्टर बनना चाहती थी,
उसका सपना था कि मैं क्या बनूं, एक डॉक्टर बनूं, अच्छी डॉक्टर बनूं, अच्छी पढ़ाई लिखूं। क्यों? वो पढ़ाई में अव्वल थी और आगे बढ़कर क्या बनना चाहती थी, अपने भविष्य में एक डॉक्टर बनना चाहती थी। लेकिन अमेरिकी सेना के हमले ने, जब वो एक ठिकाने पर छुपी हुई थी, जब अमेरिका ने इराक पर हमला किया, तो एक ठिकाने पे जब सैनिकों के साथ साथ आम लोगों को भी क्या बनाया, अपना शिकार बनाया। तो इस आम लोगों को शिकार बनाने के कारण भी अमेरिका के सैन्य वर्चस्व को दिखाया गया। आप समझ रहे होंगे कि सैन्य शक्ति में वो इतना प्रभुत्वशाली है कि उसने ये नहीं देखा था कि ये हम जो मार कर रहे हैं वो दुश्मनों को ही मार रहा है या फिर आम लोगों को। उसने तो जानबूझ के आम लोगों को भी क्या किया था, हताहत किया था। तो आप ये देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं ऐसा वाला उदाहरण उसकी सैन्य शक्ति के प्रभुत्व को दर्शाता है या उसके वर्चस्व को बताता है। क्योंकि उसकी जो ऐसा की एक टांग चली गई थी, वो अपंग हो गई थी बेचारी, तो वो किस वजह से हुई, अमेरिका के सैन्य प्रभुत्व के कारण। दूसरा, उसमें जाबू जो एक क्या चाहता है कि एक प्रभुत्वशाली क्या है, उसके ऊपर एक प्रतिभाशाली बालक है जिस पर आर्ट का बड़ा गहरा असर है और उसकी पारंपरिक जनजातीय कला का क्या है, गहरा असर है। ये दिखाया गया था, बताया गया था आपके चैप्टर में कि वो क्या है, आर्टिस्ट बनना चाहता है, खुद का एक स्टूडियो खोलना चाहता है। लेकिन उसके पिता क्या चाहते हैं, वो उसके पिता चाहते हैं कि वो मेरा जो बेटा है वो क्या करे, एमबीए की पढ़ाई करे। क्या करे, एमबीए की पढ़ाई करे। अब एमबीए की पढ़ाई क्यों करवाना चाह रहे थे उसके पिता, क्योंकि कहीं ना कहीं जो एमबीए की जो शिक्षा है, जो व्यावसायिक शिक्षा आप बोल सकते हैं, वो कहां से उभर के आई है, कहां से उसकी परिकल्पना उठी है, वो उठी है अमेरिका से। तो इस व्यावसायिक शिक्षा का जो बोलबाला है समूचे विश्व में, उसकी एक जो वैल्यू है वो किसके कारण है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें अमेरिका का व्यावसायिक या आर्थिक संकलन दिखाया गया है। क्योंकि अमेरिका मानता है कि यह जो एमबी है, या फिर बोले कि जो कौशल है जो एक बच्चे में आता है व्यावसायिक जो रूप से, वो किस तरीके से आ सकता है, एक ट्रेनिंग, एक प्रोग्राम के, एक शिक्षा के जरिए ही लाया जा सकता है। ये आप कह सकते हैं इस चीज को कि अमेरिका जो देश है वो किस प्रकार से मानता है एमबीए के जरिए, उसने एमबीए का जो आप बोल सकते हैं को उसका उजागर हुआ है, जो एमबीए की जो शिक्षा है। अब मैंने बताया कि कहां से प्रभुत्व रूप में आई है, कहां से उभर कर आई है, एमबीए की शिक्षा आई है अमेरिका से। इस कारण से आप इस चीज को बोल सकते हैं, तो इस तरह आप बोल सकते हैं कि एमबीए जो है अमेरिका की देन है। एमबीए की जो शिक्षा है, एमबीए मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, ये एमबीए की फुल फॉर्म है। अमेरिका का जो मानना है वो यह है कि जो व्यवसाय है, जो व्यापार है, वो कौशल पर निर्भर करता है, स्किल पर निर्भर करता है। बिजनेस किस पर डिपेंड होता है, स्किल पर डिपेंड होता है। कोई भी व्यक्ति हो वो किस पर डिपेंड होता है, मतलब उसका जो व्यवसाय है, उसका जो व्यापार है, जब तक उसमें स्किल नहीं होगा, कौशल नहीं होगा, वो उसको नहीं कर सकेगा, इसको ग्रोथ नहीं कर सकेगा, बढ़ावा नहीं दे सकेगा। और इस कौशल को, इस स्किल को, व्यक्ति की इस स्किल को विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटियों में ही सीखा जा सकता है। तो इसलिए अमेरिका ने व्यवस्था की थी यूनिवर्सिटियों में एमबीए की शिक्षा की। और आज जो कि एमबीए की शिक्षा समूचे विश्व में आप बोल सकते हैं उसका बोलबाला है। एमबीए आज पूरे विश्व में एक प्रतिष्ठित अकादमिक डिग्री है। आप ये बोल सकते हैं एमबीए मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जो अमेरिका की ढांचागत ताकत का एक उदाहरण है। क्या है, अमेरिका की ढांचागत जो व्यवस्था है, ढांचागत से आशय कि अमेरिका की जो सैन्य शक्ति के बारे में हमने उसके ऑपरेशन, उसकी सैन्य शक्ति को भी देख लिया, और ढांचागत व्यवस्था। अब उसके फाइनेंशियल स्थिति को दर्शाता है एमबीए, कि उसकी जो बता रहा है कि जो व्यवसाय होता है, किसी व्यक्ति का जो व्यवसाय होता है वो किस पर डिपेंड करता है, स्किल पर डिपेंड करता है, कौशल पर डिपेंड करता है, और जिसको यूनिवर्सिटी या विश्वविद्यालयों में पढ़कर ही हासिल किया जा सकता है। ये आप अच्छे से बोल सकते हैं, बता सकते हैं। ये अमेरिका की मानना है, और अमेरिका की ही देन क्या है, एमबीए। तो इस प्रकार से अमेरिका की एमबीए की इस डिग्री का जो बोलबाला है, जो विश्व में चलन है, एमबीए जो आज विश्व विख्यात है, एक अकादमिक डिग्री ऐसी है जो आज समूचे विश्व में ये अपने प्रभुत्व बनाए हुए। तो आप कहीं ना कहीं बोल सकते हैं ये उसके अमेरिका के वर्चस्व को दिखा रहा है। और इसीलिए जाबू के पिता क्या चाह रहे थे कि जो जाबू है क्या करे, आर्टिस्ट ना बनकर, जबकि उसकी पारंपरिक जनजातीय कला का असर था, उस पर परंपरा से चली आ रही जनजातीय स्थिति थी उसकी कला की, शुरू से उसकी कला अच्छी रही थी। तो लेकिन उसको न चाहते हुए वो क्या चाहते हैं, वो एमबीए करे, मास्टरी की डिग्री हासिल करे इसमें। अब ये स्थिति किसको दिखा रही है, अमेरिका के वर्चस्व को दिखाती है। अब आती है सांस्कृतिक, हमने देख लिया, आर्थिक देख ली और
क्या देख लिया? उसकी सैन्य शक्ति, राजनीतिक स्थिति देख ली उसकी। अब आती है उसकी सांस्कृतिक, क्या इसमें दिखाया हो ना, सांस्कृतिक बढ़त की रूप होती है। तो सांस्कृतिक, सांस्कृतिक रूप का, संस्कृति का एक उदाहरण दिया था आंद्रे वाला। आपने देखा होगा चैप्टर की शुरुआत में, नहीं हो तो आप बुक निकालें, आपके चैप्टर की शुरुआत में 3 उदाहरण ये दिए हुए हैं, आयशा, जाबू और आंद्रे। आपके चैप्टर की शुरुआत इन्हीं 3 उदाहरणों से है। उस वक्त शायद ये नहीं आते, लेकिन आपको मैं अब डिफाइन कर रहा हूं कि सांस्कृतिक पहल को, सांस्कृतिक बढ़त को कौन दिखा रहा है? आंद्रे वाला उदाहरण। उसमें दिखाता है कि आंद्रे जब चर्च में जाता है, वो जीन्स पहन लेता है, तो उसकी मां उस पर नाराज होती है कि तुझे जीन्स क्यों पहनी तूने। वो कहती है कि जीन्स ना पहनकर वो सभ्य और शालीन दिखाई पड़े चर्च में, क्योंकि हम भगवान की आराधना के लिए, भगवान के लिए वहां पर पहुंचते हैं। तो इस वजह से उसकी मां चाहती है सभ्य शालीन रहे, लेकिन जो बच्चा है वो जीन्स पहनता है। और उससे बात पे उसका जो पिता है वो कहता है कि आप बच्चे को क्यों डांट रहे हो या बच्चे से क्यों झगड़ा कर रहे हो, जबकि हम थे, हम भी जब क्या थे अपनी जवानी के दिनों में क्या पहन के जाते थे? जीन्स पहन के जाते थे। तो ये आप कहीं ना कहीं मान सकते हैं कि वेस्टर्न जो कल्चर है, जो पाश्चात्य जो संस्कृति है, उसका आगामी या उसका अगुवाई कौन वाला, कौन सा देश है? अमेरिका है। और उसी की संस्कृति है जीन्स हुआ, ये आज का जो पहनावा है जो विश्व भर में प्रचलित है। तो आप इन चीजों को कहीं ना कहीं माने कि ये क्या है? अमेरिका की सांस्कृतिक, अमेरिका की संस्कृति के प्रसार को दिखाते हैं। तो ये 3 उदाहरण थे जो यहां पर दिए हुए हैं। यह ताकत, जो ये वर्चस्व है, ये सैन्य शक्ति, सैन्य प्रभुत्व आप बोल सकते हैं इसको, राजनीतिक रुतबा इसका बोल सकते हैं, आर्थिक शक्ति बोल सकते हैं, और सांस्कृतिक बढ़त बोल सकते हैं। ये उसको दर्शाती है, उसको बताती है। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब आपके देखिए, इसी कारण अगर हम विश्व राजनीति को समझना चाहें तो हमें विश्व के विभिन्न देशों के बीच शक्ति के बंटवारे को समझना पड़ेगा। अगर हम विश्व राजनीति के बारे में पढ़ रहे हैं और हमें उस विश्व राजनीति का क्या करना है? अध्ययन करना है, उसको समझना है, तो कहीं ना कहीं हमें यह समझना पड़ेगा कि विश्व में कौन सा देश कितनी शक्ति स्थापित रखता है, अपने आप में कितनी शक्ति रखता है, विश्व पर उसकी पहचान क्या है, किस प्रकार से वो अपना ग्रोथ करता है, उसकी राजनीति क्या है, उसके अन्य देशों के साथ संबंध क्या है। तो इन चीजों का हमें क्या करना पड़ेगा? अध्ययन करना पड़ेगा, वो हमें समझनी पड़ेंगे कि विश्व पटल पर उस देश की क्या भूमिका है। उदाहरण के लिए एग्जाम्पल क्या है के लिए, शीत युद्ध के समय 1945 से 1991 तक, 1945 से 1991 का समय, शीत युद्ध का, कोल्ड वॉर एरा, 2 अलग अलग गुटों में शामिल देशों के बीच ताकत का बंटवारा था। शीत युद्ध क्या था? 2 अलग अलग गुटों में शामिल जो देश थे उनके बीच जो ताकत थी उसका बंटवारा था, तभी तो ग्रुप बने थे वो। देखिए, शीत युद्ध के समय अमेरिका और सोवियत संघ, इन 2 अलग अलग शक्ति के केंद्रों के अगुवा थे, संचालक थे, इनके लीडरशिप कौन कर रहे थे? सोवियत संघ और अमेरिका, मैन यही थे, बाकी इनके साथ जुड़े हुए थे। सोवियत संघ के पतन के बाद दुनिया में एकमात्र महाशक्ति अमेरिका बचा, तो कहीं ना कहीं अब उसका वर्चस्व देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जब आप अच्छा ये समझने की कोशिश करें, 2 व्यक्ति हों, 2 राष्ट्र हों, जब उनके मध्य कोई होड़ लगी हुई है विश्व में, विश्व पटल पर, या आप मान के चलें कि उनकी मध्य क्या है? एक होड़ मची हुई है, एक ताकत के रूप में, एक आप बोले अप एंड डाउन की वो स्थिति को दिखा रहे हैं कि मेरी क्या है? राजनीतिक बढ़त अच्छी है, मेरी क्या है? राजनीतिक बढ़त। दोनों की ये होड़ जब मची हुई है और एक शक्ति का क्या हो जाए? स्थिति का डावाडोल हो जाए, उसकी स्थिति बिखर जाए, वो डाउन हो जाए, तो कहीं ना कहीं उसकी जो शक्ति है, जो बैलेंस है उसका कहीं पहले से कहीं ज्यादा हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं विश्व पटल पर सभी की सोच क्या होती है कि ये क्या है? शक्तिशाली राष्ट्र, अच्छा ग्रोथ वाला राष्ट्र, उसी की संस्कृति, उसकी राजनीति का छाप क्या होती है? पूरे विश्व पटल पर फैलती है। और वही अमेरिका के साथ में हुआ। जब अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था किसी एक महाशक्ति या कहें कि उद्धत महाशक्ति के दबदबे में हो तो बहुधा इसे एक ध्रुवीय व्यवस्था भी कहा जा सकता है। इसलिए हम पढ़ रहे हैं एक ध्रुवीय व्यवस्था। भौतिकी के शब्द ध्रुव का यह एक तरह से भ्रामक प्रयोग है। अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में ताकत का एक ही केंद्र हो तो इसे वर्चस्व, हेगेमनी शब्द के इस्तेमाल से वर्णित करना ज्यादा उचित होगा। जब एक शक्ति का ही बोलबाला हो, सभी ताकत, सभी शक्तियां एक ही महाशक्ति के पास हो, स्थिति अब बोले कि एक ध्रुवीय परिकल्पना हो जाए विश्व में, तो उसको हेगेमनी वर्ड से ज्यादा करना, इस्तेमाल करना उसके लिए उचित होगा। वर्चस्व,
हेगेमनी का अर्थ वर्चस्व, ठीक है, इस्तेमाल से वर्णित करना ज्यादा उचित होगा। इसे वर्चस्व हेगेमनी शब्द के इस्तेमाल से वर्णित करना ज्यादा उचित होगा। वर्चस्व सैन्य शक्ति के अर्थ में। अच्छा, अब तक हमने जो ये समझा है वो समझा है कि वर्चस्व क्या है, क्या है वर्चस्व, वर्चस्व के मीन्स क्या है, ये आपने देख लिया अच्छे से। अब हमको समझना है वर्चस्व सैन्य शक्ति के रूप में अमेरिका का जो वर्चस्व है, अमेरिका की जो ताकत है वो किस प्रकार से सैन्य शक्ति के रूप में फैली हुई है, सैन्य शक्ति का कितना वर्चस्व है विश्व पटल पर उसका। देखिए, हेगेमनी शब्द की जड़ें प्राचीन यूनान में है। कहां पर है? प्राचीन यूनान में। तो हेगेमनी शब्द की जड़ें प्राचीन यूनान में, ठीक है। अब ये चीज आपको समझनी है कि हेगेमनी जो वर्चस्व है प्राचीन यूनान में था पहले। जिस प्रकार से आज पाश्चात्य संस्कृति को अमेरिका हुआ, अमेरिका से पहले जो ब्रिटेन का बोलबाला था, वर्चस्व था, ये को हम देखते हैं, उसी प्रकार प्राचीन समय में यूनान का उस वक्त वर्चस्व देखने को मिलता था। यूनान यूरोप महाद्वीप में स्थित है। यहाँ के जो लोग हैं उन्हें यूनानी या यवन कहते हैं। अंग्रेजी तथा अन्य पश्चिमी भाषाओं में इसे ग्रीक कहा जाता है, ठीक है। इस शब्द से किसी एक राज्य के नेतृत्व या प्रभुत्व का बोध होता है और मूलतः इस शब्द का प्रयोग प्राचीन यूनान के अगर अन्य नगर राज्यों की तुलना में एथेंस की प्रबलता को इंगित करने के लिए किया जाता था। यूनान की राजधानी है एथेंस, उसकी प्रबलता को दर्शाता था। ये आप अच्छी तरह से मान सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसके आगे की स्थिति। इस प्रकार हेगेमनी के पहले अर्थ का संबंध राज्यों के बीच सैन्य क्षमता की बनावट और तौल से है, उसकी तुलनात्मक अध्ययन से है। हेगेमनी पहले का अर्थ और संबंध राज्यों के बीच सैन्य क्षमता की बनावट है जो उस तौल से है, उनकी तुलनात्मक स्थिति से है। हेगेमनी से ध्वनित सैन्य प्राबल्य, हेगेमनी से ध्वनित सैन्य प्राबल्य का यही अर्थ आज विश्व राजनीति में, हेगेमनी से ध्वनित सैन्य प्राबल्य का यही अर्थ आज विश्व राजनीति में अमेरिका की हैसियत को बताने में इस्तेमाल होता है। क्या आपको आयशा की याद है जिसकी एक टांग अमरीकी हमले में जाती रही? यही है वह सैन्य वर्चस्व जिसने उसकी आत्मा को तो नहीं लेकिन उसके शरीर को जरूर पंगु बना दिया। मैंने आपको बताया था, तीनों उदाहरणों के बारे में बताया था कि जो आयशा वाला उदाहरण है उसके सैन्य शक्ति की प्रबलता, सैन्य शक्ति के वर्चस्व को दर्शाता है। जाबू वाला जो उदाहरण है उसकी जो ढांचागत व्यवस्था है, फाइनेंशियल कंडीशन है, व्यावसायिक जो स्थिति है अमेरिका की, उसको दर्शाता है। आंद्रे वाला जो स्थिति है उसकी सांस्कृतिक बढ़त या सांस्कृतिक वर्चस्व को दर्शाता है। तो उसकी जो आयशा वाला जो हमले की जो कहानी थी उसके सैन्य वर्चस्व को दिखाता है, जिसने उसकी आत्मा को तो नहीं बनाया उसको पंगु। और क्यों नहीं बनाया? क्योंकि आपने दिए पढ़ा होगा उसमें कि हमले के बाद जब उसके पैर खत्म हो गया, उसके पैर जब चला गया, उसकी एक टांग जब जाती रही, चली गई, तो आपने ये चीज अच्छे से समझी होगी कि उसके बाद भी वह क्या बनना चाहती थी? डॉक्टर बनना चाहती थी, ठीक है। अब देखें, उसकी आत्मा को तो नहीं लेकिन उसके शरीर को जरूर पंगु या पंग बना दिया। ये देखिए, ये अमेरिकी सशस्त्र सेना की कमान संरचना, ये आपने देख लिया अच्छे से। ये जो इसमें स्थितियां हैं आप देख लें इसको कि सीमांकन जो है आवश्यक रूप से आधिकारिक नहीं है। देखिए, मैं आपको अच्छे से बता दूं इस चीज को कि ये जो इसकी सेना की जो व्यूह रचना है आप अच्छी तरह से बोल सकते हैं। देखो, पुराने टाइम में जो सेनाएं होती थी, जिस प्रकार से एक राजा की राज सेना जो होती थी किसी भी राज्य की, पुराने वक्त की बात है, तो वो क्या करते थे, किसी भी युद्ध कौशल से पहले, युद्ध को लड़ने से पहले कौशल पे, अपने स्किल पे ध्यान देते थे और एक रणनीति बनाते थे और उसे बोलते थे व्यूह रचना। क्या बोलते? व्यूह रचना। जिस प्रकार से आपने एक उदाहरण, चलो ये नहीं सुना होगा तो आपने एक सिंपल हमारे यहाँ पर एक प्रचलित कथा सुनी होगी महाभारत में, जो अभिमन्यु वाली जो कहानी थी, चक्रव्यूह, ठीक है। तो चक्रव्यूह रचा जाता था, उसको जो तोड़ना, उसको जो भेदना एक अर्जुन ही जानता था। और आपने सुना होगा कि पेट में, वो एक अलग कहानी है, लेकिन मैं आपको एक थोड़ा सा उसको कोऑर्डिनेट करने के लिए बता रहा हूं कि जिस प्रकार से पुराने वक्त पर जो सेनाएं थी वो व्यूह रचना करती थी, उसी प्रकार से ये अमेरिका की सशस्त्र सेना की कमान संरचना बोल सकते हैं। कमान संरचना कंट्रोलिंग
स्थिति जो दिखाई जाती है, उसकी जो व्यू रचना स्थिति बताई गई है। ये वर्ल्ड में जो इसकी जो कमान संरचना है, जो उसकी सशस्त्र सेना है, उसकी स्थिति को दर्शाता है। देखिए, ये उत्तरी अमेरिका की जो स्थिति है, ये दक्षिणी अमेरिका में उसकी जो सशस्त्र सेना स्थापित है, ये देख सकते हैं आपको। आप देखिए, ये एशिया की जो स्थिति है यहाँ पर दिखाई जा रही है। ये जो स्थितियां हैं एशिया पे, यहाँ पर देखिए ये अलग स्थितियां हैं। जगह जगह आप इन चीजों को देख रहे हैं। ये अमेरिका की सशस्त्र सेना किस प्रकार से यहाँ पर स्थापित है, ठीक है, आप ये अच्छी तरह से देख रहे होंगे। देखिए, यहाँ पर दिया है अफ्रीकी कमान, पहला पॉइंट आपका, ठीक है। सेकंड दिया हुआ है मध्य कमान इसकी, यूरोपीय कमान जो यूरोप में स्थापित है, उत्तरी कमान है ना, और देखिए दक्षिणी कमान। ये स्थितियां यहाँ पर दी गई हैं, ठीक है। अब ये जो स्थितियां दी गई हैं आपकी बुक में, ये उसके शक्ति प्रदर्शन को दिखाती है, किसमें, विश्व के। क्योंकि विश्व में एक क्षेत्र में ना होगा, वो विश्व में लगभग सभी क्षेत्रों पर उसकी सशस्त्र सेना कायम है। कंट्रोलिंग जो स्थिति है, चैप्टर में आगे हम पढ़ेंगे भी कि किस प्रकार से वो नेवल शिप को कंट्रोल करता है, जो आपके समुद्री जो मार्ग होते हैं, व्यावसायिक मार्ग होते हैं, जो समुद्री व्यावसायिक जो मार्ग होते हैं ना, जो अपने व्यापार के लिए, आवागमन के लिए, जो समुद्री व्यावसायिक जो मार्ग होते हैं, जिन पर वो पानी, जो बड़े बड़े जहाज होते हैं, जो व्यावसायिक स्थिति को इधर से आदान प्रदान करने के लिए यूज किए जाते हैं, चलाए जाते हैं, उन पे भी किसका कंट्रोल है, अमेरिका का। ये उसके वर्चस्व को दिखाता है। तो अमेरिकी सशस्त्र सेना की कमान संरचना ये है, जो पूरे विश्व भर में संचालित है, विश्व भर में देखने को मिलती है, उसका ये कंट्रोल, ठीक है। ये आपको अच्छे से देख लेना है। आगे देखें, अमेरिका की मौजूद ताकत की रीढ़ उसकी बड़ी चढ़ी सैन्य शक्ति है। किसी भी ताकतवर राष्ट्र के पीछे उसकी सैन्य शक्ति का एक बड़ा हाथ होता है। उसकी जो सेना है, सशस्त्र सेना, क्या, सशस्त्र सेना, उसका बड़ा हाथ होता है सशस्त्र सेना का। किसका, सशस्त्र सेना का। वेल डेवलप है अमेरिका की जो सेना है, उसके पर आधुनिक हथियार है। क्या है, आधुनिक हथियार। क्या है, आधुनिक हथियार है। तो कहीं ना कहीं समझ सकते हैं आपके आज के वक्त में आधुनिक हथियारों से लैस है उसकी जो सेना है, उसके पर आधुनिक हथियार हैं। जिससे कहा मैंने आपको बताया भी होगा, आपने इस चैप्टर में एक पढ़ा था, इसका ऑपरेशन सैन्य शक्ति को दर्शाने वाला ऑपरेशन। क्या, सैन्य शक्ति को दर्शाने वाला ऑपरेशन आपने पढ़ा था। जैसे मैंने आपको बताऊं, सैन्य शक्ति को दर्शा रहा था कौन सा ऑपरेशन, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म की कहानी आपको अच्छी तरह से पता ही है। ऑपरेशन डेजर्ट जो स्टॉर्म है, उसकी स्थिति कैसी थी आपको पता ही है ना। ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म में स्मार्ट बमों का प्रयोग किया गया था। किसका, स्मार्ट बमों का, स्मार्ट बमों का प्रयोग किया गया था, और इसके कारण इसको कंप्यूटर युद्ध की संज्ञा दी गई थी। किसकी, कंप्यूटर युद्ध की। तो आप इस चीज से समझें कि अमेरिका की जो सेना है वो कितनी आधुनिक है, ठीक है, कितनी आधुनिक है। इन चीजों से आपको पता लगता है कि अमेरिका की सेना कैसी है, सशस्त्र सेना है। जो उसकी सेना है वो कितनी है, वेल डेवलप है, या आधुनिक हथियारों से लैस, या आधुनिक सेना की, आधुनिक समय की, वर्तमान समय की सबसे अच्छी सेना के रूप में देख सकते हैं, जो विश्व में एक नंबर की सेना है, ठीक है। आप अच्छे से समझ गए, उसके पास आधुनिक हथियार हैं, अच्छी प्रौद्योगिकी है। क्या है, प्रौद्योगिकी से लैस है वो। आप ये चीज देखें, प्रौद्योगिकी से, आधुनिक स्थिति से। आप इस प्रौद्योगिकी का एक उदाहरण मैं आपको बताऊं, इंटरनेट। क्या, इंटरनेट। और आप बोलेंगे इंटरनेट से आस है, इंटरनेट से आस है। मैं आपको बताऊं, जो आज के विश्व में जो हम इंटरनेट देखते हैं, जितना भी इंटरनेट है, वो किसकी देन है, अमेरिका की देन है। और ये जो इंटरनेट है, अमेरिका के सेना प्रौद्योगिकी क्षेत्र, या बोल सकते हैं कि सेना के जो वैज्ञानिक जो क्षेत्र होता है, सेना का जो अनुसंधानिक जो क्षेत्र होता है, उसकी देन है इंटरनेट आज के अमेरिकी का। तो आप अच्छी तरह से समझ रहे होंगे कि अमेरिका की जो सेना है वो किस प्रकार से वेल डेवलप है, किस प्रकार से आप बोल सकते हैं कि आधुनिक स्थिति में सबसे एक नंबर की आपकी ग्रोथ की हुई सेना है विश्व में, ठीक है। आप ये समझ गए होंगे कि अमेरिका कि जो अमेरिका है कि मौजूदा जो ताकत है आज के वक्त में, जो एक ध्रुवीय विश्व में उभर के आया, एक ध्रुवीय स्थिति में, ठीक है, वो क्यों आया ये आप अच्छे से समझ रहे होंगे। क्योंकि उसकी जो रीढ़ की जो हड्डी है,
आप सब समझ रहे होंगे, रीढ़ की हड्डी, पूरे शरीर जो शारीरिक स्थिति होती है, शरीर की जो ताकत होती है, वो कहीं ना कहीं रीढ़ की हड्डी में होती है। रीढ़ की हड्डी का जो उदाहरण होता है बेस, मेन बेस है, उसकी जो मेन बेस है वो क्या है, अमेरिका की बड़ी चढ़ी सैन्य शक्ति। क्या है, अमेरिका की बड़ी चढ़ी सैन्य शक्ति। ये आपको मेन आपको बात ध्यान रखनी है। ये जो उसकी सैन्य शक्ति है, सैन्य शक्ति का उदाहरण मैंने आपको बता दिया, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म में स्मार्ट बमों का प्रयोग। आपने देखा होगा क्रूज मिसाइलों से जो अफगानिस्तान है और सूडान है उस पर जो हमले किए गए थे, ये सभी उसके सैन्य शक्ति के वर्चस्व को ही तो दिखाए गए थे। ये आपको क्यों बताए गए, 4 ऑपरेशन जो बताए गए थे 9/11 की हमले की घटना के बाद में, ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम हुआ, चाहे वो कोई सा, ये जो 4 ऑपरेशन हुए आप उसमें से कोई से भी ले लीजिए, ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच हुआ, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म हुआ, ऑपरेशन इराकी हमला जो हुआ था, वो क्यों किए गए, ये जितने भी ऑपरेशन किए गए वो क्यों किए गए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये अमेरिका के सैन्य वर्चस्व को दर्शाते हैं। ठीक है, तो उसकी बढ़ी हुई चढ़ी जो सैन्य शक्ति है ये उसको दर्शाती है। ठीक है, ये आपको मैं ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अमेरिका की मौजूदा ताकत, रीढ़ की उसकी बड़ी चढ़ी सैन्य शक्ति है। आज अमेरिका सैन्य शक्ति अपने आप में अनूठी है और बाकी देशों की तुलना में बेजोड़ है। अनूठी इस अर्थ में कि आज अमेरिका अपनी सैन्य क्षमता के बूते पूरी दुनिया में कहीं भी निशाना साध सकता है, और ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म में स्मार्ट बमों का जो प्रयोग था ये उसका जीवंत उदाहरण है। एकदम सही समय में अचूक और घातक वार करने की क्षमता है उसके पास। अपनी सेना को युद्ध भूमि से अधिकतम दूरी पर सुरक्षित रखकर वह अपने को दुश्मन को उसके घर में ही पंगु बना सकता है, घर में खात्मा कर सकता है, अपने दुश्मन का खत्म कर देगा, अपने दुश्मन को जीरो कर देगा। वो इतनी शक्ति रखता है अपनी सेना को सुरक्षित अधिकतम दूरी पर रखकर। तो ये स्थिति से उसकी सैन्य वर्चस्व को दर्शाती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अमेरिकी सैन्य शक्ति का यह अनूठापन अपनी जगह, लेकिन इससे भी ज्यादा विस्मयकारी तथ्य यह है कि आज कोई भी देश अमेरिकी सैन्य शक्ति की तुलना में उसके पासंग बराबर भी नहीं है, उसके आसपास की स्थिति पर भी नहीं है जितना अमेरिका की सैन्य शक्ति बढ़ी चढ़ी है या ग्रोथ लिए हुए है, या बोल सकते हैं विकास जो स्थिति है उसकी, जो विकसित स्थिति है उसके आसपास भी नहीं है कोई अन्य देश। अमेरिका से नीचे के कुल 12 ताकतवर देश एक साथ मिलकर अपनी सैन्य क्षमता के लिए जितना खर्च करते हैं उससे कहीं ज्यादा अपनी सैन्य क्षमता के लिए अकेले अमेरिका करता है। अब आप इस चीज पर ध्यान दें, देखिए कितनी बड़ी बात है कि कहीं ना कहीं कितने उसका सैन्य शक्ति का वर्चस्व है, और क्यों है ये आप अच्छे से समझ रहे होंगे। मैंने आपको बताया कि एक तरफ अमेरिका अकेला, कौन, एक तरफ अमेरिका अकेला और दूसरी तरफ उससे नीचे के जो 12 देश हैं आसपास शक्ति से निर्धारित। मतलब आप ये चीज अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि जो स्थिति अमेरिका की है और उसके बाद मतलब विश्व में जो 12 या 13 जो ताकतवर देश हैं ऊपर से जो आते हैं, नंबर 1 पे तो अमेरिका है ही, और इससे जो नीचे के अन्य जो देश हैं वो जो 12 मिलके जितना सैनिक खर्च या सैनिक व्यय करते हैं अपनी सेना पर, जो सेना व्यय है उनका, वो टोटल इनका जितना है ना, जितना इनका है 12 का मिलकर उतना वो अकेला करता है। तो कहीं ना कहीं आप सोच सकते हैं कि अमेरिका की सैन्य शक्ति कितनी बड़ी हुई है। ठीक है, अब देखिए इससे आगे, इसके अतिरिक्त पेंटागन, पेंटागन से आपको याद आया होगा अमेरिका के रक्षा विभाग, जो कि 9/11 की घटना में मैंने आपको बताया था एक विमान से यहाँ पर टकराया गया था इसकी बिल्डिंग से। इसके अतिरिक्त पेंटागन अपनी बजट का एक बड़ा हिस्सा रक्षा अनुसंधान और विकास की मदद में अर्थात प्रौद्योगिकी पर खर्च करता है। जो उसका पेंटागन है, उसका रक्षा जो विभाग है, वो रक्षा अनुसंधान पर और उसकी प्रौद्योगिकी पर, सेना पर ये खर्च करता है उसका बड़ा हिस्सा अपने बजट का। जो उसके बजट प्रोवाइड किया जाता है उसके रक्षा विभाग को, उसका अधिकतर हिस्सा अपनी सेना पर खर्च करता है। इस प्रकार अमेरिका की सैन्य प्रभुत्व का आधार सिर्फ उच्च सैन्य व्यय ही नहीं बल्कि उसकी गुणात्मक बढ़त भी है। उसकी जो गुणात्मक बढ़त है, सैन्य व्यय से ही हम आकलन नहीं कर रहे बल्कि उसकी जो गुणात्मक बढ़त है, भाई अन्य देशों से इतनी वेल डेवलप स्थिति, तो अमेरिका आज सैन्य प्रौद्योगिकी के मामले में इतना आगे है कि किसी और देश के लिए इस मामले में उसकी बराबरी कर पाना संभव नहीं है। ठीक है, यह आपको अच्छी तरह से देखना है। इसमें कोई शक नहीं है कि इराक पर अमेरिकी हमले से
अमेरिका की कुछ कमजोरियां उजागर हुई हैं। अमेरिका इराक की जनता को अपने नेतृत्व वाली गठबंधन सेना के आगे झुका पाने में सफल नहीं हुआ, ये उसकी कमजोरी है। बहरहाल अमेरिका की कमजोरी को पूरी तरह से समझने के लिए हमें इसे ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। इतिहास की इस बात का गवाह है कि साम्राज्यवादी शक्तियों ने सैन्य बल का प्रयोग महज 4 लक्ष्यों जीतने, अवरोध करने, दंड देने और कानून व्यवस्था बहाल रखने के लिए किया है। जो भी कोई पहले आक्रमण किया जाता था किसी को जीतने के लिए, तो जीतने के बाद वहां पर जो दंडाधिकार था वो उनके हाथ में होता था, जो लक्ष्य था उसको जीतने के लिए अवरोध तरीका और कानून व्यवस्था को वहां पर लागू करने के लिए किया जाता था। लेकिन अमेरिका इन सभी में तो अग्रणी रहा, लेकिन वहां पर कानून व्यवस्था बहाल करने में वो विफल रहता था। इराक के उदाहरण से प्रकट है कि अमेरिका की विजय क्षमता विकट है। क्या है? अच्छी है। जो विजय तो कर लेता है वो, उसकी जो जीतने की जो क्षमता वो तो अच्छी है, लेकिन इसी तरह अवरुद्ध करने और दंड देने की भी उसकी क्षमता स्वतः सिद्ध है। और स्वतः सिद्ध कैसे? मैंने आपको बताया था 9/11 की घटना के बाद जब ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम चलाया गया था। ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम जब चलाया गया था तो आपको अच्छी तरह से पता होगा उसने पूरे देश में, पूरे विश्व में क्या की थी? गिरफ्तारियां की थी। लोगों को, आतंकवादियों को जिस जिस पर उसको शक हुआ उसने उनको उठा लिया और अपना कैदी बना लिया। आपको नजरबंद कर दिया गया। क्यूबा के पास में जो ग्वांतनामो वे था वहां पर एक कैद खाना बनाया गया था जहां पर उनको रखा गया था। तो आप इन चीजों से देख सकते हैं कि वो सिद्ध था कि उसके दंडनीय क्षेत्र भी उसके अच्छी थी, विजय क्षमता भी बहुत अच्छी थी। जिस अभियान में हाथ डालता था विजय करता था और जीत जाता था। लेकिन अमेरिका सैन्य क्षमता की कमजोरी सिर्फ एक बात में जाहिर हुई और वह अपने अधिकृत भूभाग में, जो उसके अधिकार क्षेत्र में आ गया, कानून व्यवस्था नहीं बहाल कर पाया। ये उसकी कमजोरी को दर्शाता है। यदि आपके क्वेश्चन पूछा जाए कि अमेरिका की सैन्य शक्ति या अमेरिका के संचालन की, अमेरिका की राजनीति की क्या कमजोरी रही, तो आप इसको अच्छे से बता सकते हैं कि अमेरिकी सैन्य क्षमता की कमजोरी सिर्फ एक बात में जाहिर हुई है, वह अपने अधिकृत भूभाग में कानून व्यवस्था नहीं बहाल कर पाया है। ये देखिए 15 सर्वाधिक रक्षा बजट 2017 का है ये और अरब डॉलरों में है। ठीक है, देखिए अमेरिका के नीचे के 12 जो देश हैं, मैंने आपको बताया 12 ताकतवर जो देश हैं, अमेरिका के इर्द गिर्द मान सकते हैं, उनके आसपास मान सकते हैं। मैंने आपको बताया विश्व में जो अग्रणी जो 12-13 जो देश हैं उनमें सबसे नंबर 1 का तो अमेरिका रखता ही है अपना पहला वर्चस्व। उसके बाद के जो अन्य 12 जो देश, ताकतवर जो देश हैं, एक साथ मिलकर जितना अपनी सैन्य सुरक्षा पर खर्च करते हैं उससे कहीं ज्यादा खर्च अकेले अमेरिका करता है। ये बात पहले भी आ गई और फिर दोबारा से क्लियर जो आपके शाब्दिक स्थिति है वो उसमें भी दर्शा दी गई है कि अमेरिका के नीचे के 12 ताकतवर देश, नीचे के इसलिए कहा गया कि एक नंबर पे, पहले नंबर पे तो अमेरिका है ही, ताकतवर देश एक साथ मिलकर जितना। अब इन देशों में कई देश शामिल है, अब इसमें चीन भी सम्मिलित है, भारत भी सम्मिलित है, ब्रिटेन भी है, फ्रांस भी है। ये जो जितनी भी देश है वो मिलकर जितना सैन्य सुरक्षा पर खर्च करते हैं उससे कहीं ज्यादा खर्च अकेला अमेरिका करता है। ठीक है, ये देखिए ये इसमें दर्शाया गया है, ये जो चीन का है जो व्यय दिखाया गया आपको, ये जो स्थितियां दी आई हैं, देखिए ऑस्ट्रेलिया हुआ, ब्राजील हुआ, चीन हुआ, इसमें सऊदी अरब हुआ, ग्रेट ब्रिटेन, यूके हुआ, जितनी भी है, भारत हुआ, जितने भी ये सब मिलकर देश, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 जितने भी ये देश दिए हुए हैं, ये टोटल सब देखिए, देखिए जितने भी ये सभी देश दिए गए वो जितना सालाना बजट खर्च कर रहे हैं अपनी सैनिक क्षमता पर, वो अकेला अमेरिका कर रहा है, यूएसए कर रहा है, ये अकेला करता है अपना, उससे कहीं ज्यादा ही कर रहा है। ठीक है, ये आप आंकड़े भी देख सकते हैं, यहां पर ग्राफ के जरिए दिखाया गया कि यूएसए एक नंबर पे, पहले नंबर पे यूएसए का जो ग्राफ है, ये देखिए, ये जो खर्च है यूएसए का दिखाया गया है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। मेन ये जो दर्शाया गया, ये आपको आंकड़े बताए गए हैं, ये ऑस्ट्रेलिया हुआ, जितने भी ये अन्य जो क्षेत्र बताए हुए हैं, ये जितने भी हैं, ठीक है, आपको ये अच्छे से ध्यान रखने हैं। तो इतना खर्च कर रहा है एक नंबर पे, तो ये है ही कि 1 2 3 4 5 6 7
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15। इसमें 15 देशों का दिया हुआ है, जबकि यहाँ पर 12 देश की कहा गया है। लेकिन जितना ये मिलकर सभी देश कर रहे हैं उससे कहीं ज्यादा क्या कर रहा है, अकेला यूएसए कर रहा है अपनी सैनिक पर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि अमेरिका के नीचे के जो 12 ताकतवर देश हैं एक साथ मिलकर जितना अपनी सैन्य सुरक्षा पर खर्च करते हैं उससे कहीं ज्यादा खर्च अकेले अमेरिका करता है। मेन आपको मुख्य जो बात है वो ये ध्यान रखनी है। सैन्य व्यय में ज्यादा खर्च करने वाले अधिकांश देश अमेरिका के मित्र और सहयोगी हैं। जो अधिकांश जो देश हैं, अगर अच्छा ये भी आपको ध्यान रखना कि जो अन्य जो 12 देशों का जिक्र किया गया है उनमें आप जो देखें अधिकतर अमेरिका के सपोर्टर हैं, अधिकतर अमेरिका के हामी देश हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। अधिकांश देश अमेरिका के मित्र और सहयोगी हैं, इस कारण अमेरिका की शक्ति से बराबरी कर पाने की रणनीति का कारगर नहीं